यस। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के इंडियन इकोनॉमी के सेक्शन को डील करेंगे एंड वी विल ट्राई टू सी कि क्वेश्चंस के क्या सही आंसर्स हैं। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर आप प्लीज इको के जो है आंसर्स डिस्कस करने, सो यू कैन सी दिस वीडियो। सबसे पहले सेट सी के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। मेरे पास जो पेपर है वो सेट सी का है। आप सारे अपना क्वेश्चन पेपर निकाल सकते हैं, उसको देख सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 42 हम देखेंगे, जिसमें लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको कंसीडर करना है, और क्या कंसीडर करना है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सी करेक्ट है। ओके, दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। वो कह रहे हैं सिंडिकेट लेंडिंग स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स। इसका मतलब है मनी बैंकिंग का ये क्वेश्चन है। सिंडिकेट लैंडिंग की बात कर रहा है। सिंडिकेट का मतलब हम अच्छे से जानते हैं, हमने पढ़ा भी हुआ है। सिंडिकेट का मतलब होता है ग्रुप। एक ग्रुप को जो लेंड किया जाता है उसकी वजह से जो है मल्टीपल लेंडर्स पे जो है सिंडिकेट लैंडिंग स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर। ये बात बिल्कुल ठीक है, एक को करेंगे तो मल्टीपल लोगों का जो है ये रिस्क स्प्रेड होता है। दूसरा लिखा है सिंडिकेट लोन कैन बी a fixed amount या lump sum of funds but it cannot be a credit line। क्रेडिट लाइन का मतलब एज पर द नीड पैसा नहीं मिलता, एक फिक्स ही मिलेगा, ये कह रहा है। लमसम ही मिल सकता है, एज पर नीड्स नहीं मिल सकता। जितना जरूरी है फिलहाल यूज कर लो, फिर वापस दे दो, जैसा कि हमारा ओडी लिमिट्स में रहता है, कैश क्रेडिट लिमिट्स में रहता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इसीलिए वो पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। सो वी वेरी वेल नो द क्वेश्चन आंसर सी, जो स्टेटमेंट पहली है वो ठीक है और जो स्टेटमेंट नंबर दूसरी है वो गलत है। एनीवेज, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 43। 43 में वो कह रहा है 43 फिर से क्वेश्चन आया डिजिटल रूपी के ऊपर। अगेन मनी बैंकिंग का क्वेश्चन है, डिजिटल रूपी। तो पहली स्टेटमेंट कह रहा है ये इट इज अ सोवरेन करेंसी इशूड बाय आरबीआई इन अलाइनमेंट विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये एक सोवरेन करेंसी होती है, जिसको हम फिएट करेंसी भी कहते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। आरबीआई ही इशू करती है, बिल्कुल सही बात है। इट अपीयर्स एज अ लाइबिलिटी ऑन द आरबीआई बैलेंस शीट। बिल्कुल ठीक बात है। आरबीआई की बैलेंस शीट में जो है जब ये इशू करेंगे तो इसका मतलब है जैसे हमारी जो करेंसी इशू होती है उस पर लिखा भी होता है, मैंने क्लासरूम में भी दिखाया था, उस पर लिखा होता है कि आई प्रोमिस टू पे द बियरर सम ऑफ दिस मच। इसका मतलब है वो एक लाइबिलिटी बियर करते हैं, तो ये लाइबिलिटी की तरफ आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। फिर वो कह रहे हैं इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इसका मतलब अगर मेरे पास डिजिटल रूपी है तो उसके ऊपर इन्फ्लेशन का, महंगाई का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है, कोई भी करेंसी इन्फ्लेशन से नहीं बच सकती। चौथी स्टेटमेंट कह रहा है इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कॉमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। अगर मेरे पर डिजिटल रूपी है तो बैंक में जाकर के डेफिनेटली बात है मैं मनी या कैश निकलवा सकता हूं, मेरे कैश के साथ में उसको कन्वर्ट कर सकता हूं, इजीली कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 1, 2 एंड 4 बिल्कुल सही स्टेटमेंट है इसके अंदर। आई होप आपने ये आंसर ठीक किया होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक अगर लग जाए, थोड़ा सा लॉजिक, एक गेस के बेसिस पर ये क्वेश्चन ठीक हो सकता था, एक लॉजिकल गेस के बेसिस पर। एक ये बहुत मॉडरेट क्वेश्चन था, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था। मैं उम्मीद करता हूं आपने भी इस आंसर को गलत नहीं किया होगा। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज। ये हम अच्छे से जानते हैं, दिस इज अ प्योरली डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन एंड द आंसर इज डी। वहीं से ये आया है। इवन इन ह्यूमन ज्योग्राफी ऑल्सो वी सी टोटल फर्टिलिटी रेट। इवन
इट इज अबाउट पॉपुलेशन ऑल्सो। जब हम पॉपुलेशन पढ़ते हैं तब भी हम फर्टिलिटी रेट के बारे में देखते हैं कि कितना फर्टिलिटी रेट है, कहाँ पर है। तो स्टेटमेंट नंबर डी इज करेक्ट। तो 51 क्वेश्चन का जो है आपका स्टेटमेंट नंबर डी बिल्कुल ठीक है। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्वेश्चन वो कह रहे कंसीडर द फॉलोइंग। क्या कंसीडर करना है, फिर से कह रहे हैं कंसीडर करो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, इन इंडिया एनबीएफसी, पहली बात तो ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है हम अच्छे से जानते हैं, मनी एंड बैंकिंग। मैंने आपको पहले ही ये बात बोल रखी थी, क्लास में ही बता रखी थी, मनी बैंकिंग के ही क्वेश्चन आएंगे। प्रीलिम्स के 4 दिन पहले भी जब मैंने तुम्हारी क्लास ली थी तब भी यही बात मैंने बोली थी, मनी बैंकिंग से ही क्वेश्चन आएंगे। और आज यही बात साबित हुई है, मनी बैंकिंग से ही ज्यादातर क्वेश्चन आए हैं। मनी बैंकिंग, फाइनेंशियल मार्केट, यही जो है मेन एसेंस है। एनीवेज क्वेश्चन कह रहा है इन इंडिया एनबीएफसी कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। एनबीएफसी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ द आरबीआई को एक्सेस कर सकती है। हम जानते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का मतलब सीआरआर, एसआरआर, लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए। लिक्विडिटी कैसे एडजस्ट होती है, सीआरआर से, एसएलआर से। क्या ऐसा एनबीएफसी कर सकती है? वो नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? वो लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है। तो बैंक लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, इसीलिए उसको लिक्विडिटी मेंटेन करना जरूरी होता है। बट ऐसा एनबीएफसी के साथ नहीं होता, क्योंकि एनबीएफसी अपना खुद का पैसा लगाती है, वो लोगों से पैसा नहीं लेती, इसीलिए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट की बात नहीं आती। इसीलिए पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जी हाँ, ये बात तो हर रोज हर दूसरे चौथे दिन अखबार में है। इवन जब आपने देखा होगा, हमने क्लास में भी इसको डिस्कस किया था, इवन जब इलेक्शंस का टाइम चल रहा था तो इलेक्शन के टाइम पे बार बार ये खबर आ रही थी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैसा जो है अपना वापस लेकर जा रहे हैं इस मार्केट से। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ऊपर रिसेंटली में भी बहुत सारी खबरें थी, और हमने इस टॉपिक को जो है जब बीओपी को टॉपिक पढ़ाया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट, तब भी ये बात समझाई थी। एनीवेज इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट्स। बिल्कुल सही बात है, डेट के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म होता ही है, कॉमन सेंस की बात आई है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी। आंसर इज डी करेक्ट। एनीवेज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी जो है मॉडरेट ही समझता हूं मैं। इजी कहना चाहिए मुझे, बट स्टिल मैं मॉडरेट समझता हूं। पहले को काटना बहुत आसान था। पहला अगर गलत है तो कॉमन सेंस की बात है, ए गलत है, सी भी गलत है, ये भी बहुत सही बात है। अब बात आ जाती है क्या ये बात ठीक है? अगर लगती है हाँ जी ये बात ठीक है, तो आंसर में 2 जरूर होगा। अगर मैं सिर्फ 3 को टिक करता हूं, मुझे 3 नहीं भी पता, तो 2 तो है ही नहीं, लेकिन 2 होना अनिवार्य है, जरूरी है, तो 2 तो डी में है। अगर वैसे भी तुक्का लगाने की कोशिश करते तब भी आप लॉजिकल गेस दे देते, तो इसलिए मैं इसको इजी भी कह सकता हूं। और अगर आपने इतना गेस इस तरीके से नहीं लगाया, थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करी, तो इसको मैं मॉडरेट भी कह सकता हूं, बट आई कैन नॉट कॉल इट एज अ डिफिकल्ट एट ऑल। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन इंडिया, 53 क्वेश्चन है। आप भी अपना जो भी सेट है उसमें से निकाल सकते हैं। इनकेस वीडियो देख रहे हो तो वीडियो पॉज करके अपना क्वेश्चन पेपर में से देखो कौन सा क्वेश्चन है, फिर वीडियो को दोबारा से प्ले करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है बच्चों, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। फिर से वही बात आ जाती है, क्वेश्चन दोबारा से वहीं से ही है। कौन कौन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जी खरीद सकता है और बेच सकता है? कैन ट्रेड, देखो ट्रेड वर्ड लिखा है, ट्रेड का क्या मतलब होता है? बाय एंड सेल।
कौन कौन खरीद बेच सकता है? इंश्योरेंस कंपनियां खरीद बेच सकती हैं क्या? जी हाँ, खरीद बेच सकती हैं। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां एनबीएफसीज भी हो सकती हैं, वो खरीद बेच सकती हैं, बैंक्स भी हो सकते हैं, वो खरीद बेच सकते हैं, दे यूज टू इन्वेस्ट। पेंशन फंड खरीद बेच सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल, एक फंड है ये। फंड पड़े पड़े नहीं तो अपनी जस्टिफिकेशन कैसे करेगा? हम ये बात अच्छे से पढ़ चुके हैं, जानते जानते हैं। PFRDA ऑलरेडी बना हुआ है, पेंशन फंड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो इस फंड को अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करती है। कई बार अखबार में भी ये खबर आती है कि जो है पेंशन फंड का पैसा जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लग रहा है, क्योंकि पेंशन फंड है। पेंशन फंड में क्या होता है, सरकार के पास पेंशन का पैसा पड़ा होता है। अगर सरकार के पास पेंशन फंड में पड़ा है या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पड़ा है, बात एक ही है। मैं इस जेब में पैसा रखूं या इस जेब में पैसा रखूं, बात एक ही है। एनीवेज, रिटेल इन्वेस्टर्स डेफिनेटली ये तो ले ही सकते हैं किसी का भी, तो इसीलिए कौन सी स्टेटमेंट ठीक हो गई? ऑब्वियसली बात है, तीनों स्टेटमेंट ठीक हो गई है। तो अगेन दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। स्टिल मुझे लगता है कि बच्चों को इसमें कोई किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा भी बच्चों लॉजिकल गेस लगाया, थोड़ा सा भी याद करो, जब तुम्हारे को इको पढ़ाई गई तो इको में एक टॉपिक भी पढ़ाया गया था जिसमें आपको डिफरेंस समझाया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड में क्या डिफरेंस होता है, पब्लिक फंड में क्या डिफरेंस होता है। तो वहां पर भी तुम्हारे को वहां पर भी तुम्हारे को पेंशन फंड के बारे में डिफरेंस क्लियर किया था और बताया था ये जनता का पैसा होता है जो सरकार के पास होता है। तो अब अल्टीमेटली क्या है, वो सरकार दूसरी जगह भी उसको लगा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को भी कोई डाउट रहा होगा। एनीवेज, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन दिस इज द क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग। क्या कंसीडर करना है कि कौन सा इनमें से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कंसीडर्ड एज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है? जी हाँ बिल्कुल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, डेफिनेटली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है समझो, लॉजिकल गेस लगाने की कोशिश करो। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट एक टूल की तरह होता है जो एक से दूसरे के पास जा सकता है, एक से दूसरे की जगह जा सकता है, और जो फाइनेंशियल नेचर का होता है। क्या मोटर व्हीकल फाइनेंशियल नेचर की होती है या फिजिकल नेचर की? फाइनेंशियल नेचर की है, तो डेफिनेटली ये नहीं होता। करेंसी स्वैप भी होता है, आपके पास डॉलर है, मेरे पास अगर रुपी है, डेफिनेटली बात है हम एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल नेचर का है। तो इसीलिए 54 के अंदर 2 गलत है, और 2 गलत है और 1 बिल्कुल ठीक है, 3 बिल्कुल ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर बनता है डी। अगेन इट वॉज इजी और मैक्स टू मैक्स मॉडरेट। मॉडरेट मुझे नहीं बोलना चाहिए बिल्कुल भी इसको, तो क्योंकि ये इजी ही है। क्यों इजी है? क्योंकि मोटर व्हीकल को आपको रिमूव करना था बस, और ये बड़ा एक सिंपल लॉजिकल गेस से आंसर निकल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आपको वो बता रहा है, ये क्लास में जब मैंने बेसिक फंडामेंटल इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाया था, ये पहली ही बार मैंने आपको ये क्लियर कर दी थी बात। याद करो जब मैं आपको बता रहा था कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्शियरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी वो होता है तो जो डायरेक्ट प्रकृति से हमें चीजें मिलती हैं, नेचर से जो हमें चीजें मिलती हैं। कई सारे एग्जाम्पल्स तुम्हारे को क्लास में दिए थे, तुम्हारे को इस तरीके का ट्रायंगल भी बना करके दिखाया था। प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है। प्राइमरी वो होता है जो नेचर से हमें मिलता है, सेकेंडरी वो होता है जिसके अंदर वैल्यू ऐड करते हैं। इस सारी क्लास के अंदर हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में फंडामेंटल डिस्कशन करी थी। नाउ अब वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, सॉरी, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर में जो प्रोड्यूस हुआ, अगर मैं उसको स्टोर करता हूं, क्या ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है? सेकेंडरी में इंडस्ट्री आती है? नहीं, स्टोर करना मेरा सर्विस सेक्टर होता है। तो बिल्कुल गलत बात है ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। दूसरी स्टेटमेंट कह रही डेयरी फार्म, बिल्कुल सही बात है, डेयरी एक नेचर से आने वाली चीज है, डेयरी फार्म नेचर वाली कनेक्टेड एक्टिविटीज है। मिनरल एक्सप्लोरेशन, जो मैं मिनरल्स एक्सप्लोर कर रहा हूं,
क्या मिनरल एक्सप्लोर करना सर्विस है? नो। मिनरल मुझे कहां से मिलते हैं? प्रकृति से मिलते हैं, प्राइमरी से, इसीलिए ये गलत है। तीसरा कह रहा है वीविंग क्लोथ्स, तो डेफिनेटली बात है कपड़ा बुनना, जी इंडस्ट्री वाली बात है। तो कितनी स्टेटमेंट ठीक होंगी? तो डेफिनेटली बात है दो स्टेटमेंट, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप देखोगे, थोड़ा सा भी गेस करोगे, ये क्लास में भी मैंने तुम्हें बोला था, थोड़ा सा गेस करोगे तुम आराम से निकाल लोगे। कॉन्सेप्ट हमने तुम्हारी कॉपी में समझा रखा है, अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे को आसानी से पता लग जाएगा। एनीवेज, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57 वो कह रहा है विद रेफरेंस टू फिजिकल कैपिटल इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ओके, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? क्वेश्चन पूछ रहे फिजिकल कैपिटल के ऊपर। अगेन जो इंडियन इकोनॉमी के अंदर हमने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जब डिस्कस करे थे, कैपिटल के ऊपर खूब सारी बात करी थी। जब प्रोडक्शन समझाया था क्या होता है, जीडीपी समझाया था क्या होता है, तो हमने ऑलरेडी ये चर्चा करी थी। तो पहली बात, फार्मर्स मतलब ये क्या है? वर्किंग कैपिटल नहीं है, ये हमारा वर्किंग नहीं है, ये हमारा फिक्स्ड कैपिटल है। क्योंकि जो किसान का हल होता है वो खत्म थोड़ी ना हो जाता है, क्या उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है? उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है क्या? वो दोबारा प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन में यूज नहीं हो सकता? हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट गलत है। वर्किंग कैपिटल में क्या चीज आएगी? जो कैपिटल तो हो लेकिन जो कंज्यूमेबल नेचर में हो। अभी क्या ये कंज्यूमेबल होता है? नहीं। एक बार यूज करने के बाद कंज्यूम हो जाता है क्या? नहीं। अगला, कंप्यूटर फिक्स्ड कैपिटल है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, यार्न्स यूज्ड बाय द वीवर, वो कह रहा है ये फिक्स्ड कैपिटल है। यार्न जो होगा अगर वो हम यूज करेंगे तो क्या वो बार बार प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन में यूज हो पाएगा? डेफिनेटली नॉट। यार्न जो है लिखा हुआ है देखो, बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत, एक बार वो बुन गया अगर, तो दोबारा 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 थोड़ी ना बुन पाओगे। इसीलिए उसकी ये फिक्स्ड कैपिटल नहीं है, ये बल्कि क्या है? वर्किंग कैपिटल है। फिर बोल रहा पेट्रोल, डेफिनेटली बात है पेट्रोल कह रहा है क्या वर्किंग कैपिटल है? क्या पेट्रोल हमारा कंज्यूमेबल है? जी हाँ। क्या पेट्रोल कंज्यूम हो जाता है प्रोडक्शन के दौरान? जी हाँ। तो क्या ये वर्किंग कैपिटल है? जी हाँ। इसीलिए ये स्टेटमेंट नंबर 2 और 4 दोनों ठीक है। तो ओनली 2। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? 2 मैच हुई है। अगेन सिंपल क्वेश्चन, ऑलरेडी डिस्कस्ड अ लॉट इन क्लास, कैपिटल के बारे में खूब बात करी है। इवन आपको ये जो लिखा हुआ है फिजिकल कैपिटल, आपको फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में डिफरेंस भी समझाया हुआ है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में भी बताया हुआ है। खूब सारी चर्चा हम ऑलरेडी इस पे कर चुके हैं। सो अगेन इधर आई कैन कॉल इट अ सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। और अगर थोड़ा गेस करना लगा आपको, लॉजिकल दिमाग हल्का फुल्का लगाना पड़ा, इट इज अ मॉडरेट क्वेश्चन। आप जरूर बताना मुझे कमेंट्स में कि आपने किस पे टिक किया है। आई विल बी हैप्पी टू नो। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली यूज्ड टू डोनेट? एंड डेफिनेटली बात है, सब जानते हैं इसका आंसर क्या है, सी आंसर है। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59, उसमें कुछ दिमाग लगाने की बात ही नहीं थी। 59 क्वेश्चन कहता है विद रेफरेंस टू रूल्स imposed by the रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, इसका मतलब फिर से मनी बैंकिंग की कुछ बात कर रहा है। ट्रीटिंग फॉरेन बैंक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरी इन इंडिया। कॉमन सेंस लगा के देखो, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी तरीके की कंपनी खोलने के लिए, चाहे सब्सिडरी है, होल्डिंग है, कोई भी कंपनी है, क्या कंपनी खोलने के लिए कोई पूंजी की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होगी? तो ये स्टेटमेंट ही क्या है, बिल्कुल गलत है। हमारी इंडिया में प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए आपको कैपिटल चाहिए, बिना उसके नहीं कर सकते। तो ये तो स्टेटमेंट एक
सिंपल प्राइमा फेशिया दिख रही है, गलत है। एनीवेज, दूसरा कह रहा है फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ बोर्ड मेंबर शुड बी नेशनलाइज्ड। बिल्कुल सही बात है, आधे कम से कम भारतीय होने चाहिए, क्योंकि लोकल गवर्नेंस इंश्योर तभी हो पाएगी इन बैंक्स की। दूसरी स्टेटमेंट ठीक है, पहली गलत है, दूसरी सही है। तो वो पूछ रहा है बताओ which of the following statements given above is or are correct? So we know only two is correct. Again moderate question, बस वन को एलिमिनेट करना था। वन एलिमिनेट करना बहुत ही आसान था, और साफ बोल रहा है कि इंडिया के अंदर क्या इंडियन नेशनल्स होने चाहिए, तो वैसे भी एक वाइल्ड गैस लगाते तो लगता कि हाँ होने चाहिए, तो आपको तब भी आप टू को टिक कर देते। एनीवेज, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू सीएसआर। हम ऑलरेडी सीएसआर के बारे में क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। रूल्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या कंसीडर करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। ओके, सीएसआर रूल्स स्पेसिफाइज दैट, सीएसआर क्या स्पेसिफाई करता है, दैट expenditure that benefits the company directly or its employees will not be considered as CSR activities। कंपनी ने जो सीएसआर का पैसा खर्च करना है तो ऐसी जगह खर्च ना करे जहां खुद का या उसके एम्प्लॉइज का बेनिफिट हो। बिल्कुल सही बात है, हम जानते हैं सीएसआर का ऑब्जेक्टिव क्या है। सीएसआर का ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी की डेवलपमेंट करवाना कंपनीज के जरिए। अगर वो फिर पैसा खर्च करके अपनी डेवलपमेंट करा रहा है तो सीएसआर का तो ऑब्जेक्टिव ही पिट जाएगा। हम ऑलरेडी इसको बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, मैंने एचपी का एग्जांपल दिया था आपको क्लास के अंदर, दोनों चीजें हमने डिस्कस करी थी। प्लस सीएसआर रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन सीएसआर एक्टिविटीज। इसका मतलब सीएसआर में कितना पैसा खर्च करना है इस बात की कोई भी लिमिट नहीं बता रखी, गलत। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये तो हमने क्लास नोट्स में ही लिखा हुआ है। 2% की लिमिट की बात करते हैं नेट प्रॉफिट के, तो ये तो बेसिक कंडीशंस हमने क्लास में लिखी हुई हैं। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो अब वो बोल रहा है बताओ ऊपर की कितनी स्टेटमेंट ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है एक ही स्टेटमेंट ठीक है। तो अगेन दिस इज अ इजी क्वेश्चन, इवन आई विल नॉट कॉल इट इवन अ मॉडरेट क्वेश्चन, दिस इज अ इजी क्वेश्चन। Anyways, next question, let's see. With reference to Indian economy, collateral borrowing and lending obligations are the instruments of, यानी कि बार बार न्यूज़पेपर में हर जगह ये बात आई है कि CBLO, कितनी बार ये बात आई है, सब जानते हैं ये क्या होता है, मनी मार्केट की बात होती है। आपने चाहे क्लास की कोई या फिर कोई बुक पढ़ी हो, कोई टेक्स्ट बुक पढ़ी हो, न्यूज़पेपर ठीक से पढ़ा हो, तो CBLO के बारे में आपने पढ़ा होगा। अगेन एक सिंपल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, ये मनी मार्केट से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो है एक क्वेश्चन और है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41। अभी तक जितने क्वेश्चन थे ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं मॉडरेट लेवल के थे। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने क्लास में भी कवर करे हुए थे। कुछ एक दो क्वेश्चंस अगर नहीं भी कर पाई होगे तो मुझे लगता है लॉजिकल गेस लगा करके आप कर सकते थे, और फिर भी अगर आपने एक दो छोड़ दिए या गलत कर दिए तो भी आप अच्छा खासा इको में परफॉर्म कर सकते थे। 70% क्वेश्चन, 70 to 80% क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते थे। रिस्क लेना भी ना चाहते तब भी 70%, 75-80% क्वेश्चन आप आसानी से ठीक करके आ सकते थे। और अगर वो भी नहीं कर पाए तो बच्चों ये चिंता की बात है कि क्यों नहीं कर पा रहे हो। आकर पूछने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कहाँ कमी रह गई, कहाँ पे परेशानी आ रही है। जब तक आप अपनी कमी को दूर नहीं करेंगे कमी दूर नहीं होगी। एनीवेज, ये क्वेश्चन है बच्चों जिसके ऊपर जो है थोड़ा सा मुझे भी डाउट है,
कुछ बच्चे भी पूछ रहे हैं कि सर इसका जो है सही आंसर जो है क्या नहीं है। तो कंफ्यूजन है बच्चों दो पार्ट में, ए में और डी में, कि ए सही है या डी सही है। इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये यूएस गवर्नमेंट का है, कंफ्यूजन सिर्फ इस क्वेश्चन में है। और मुझे लगता है एक बार जो है थोड़ा सा हमारे को इसके ऊपर रिसर्च करनी होगी। ए या डी, बी तो बिल्कुल भी नहीं है, सी भी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या ये बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट्स हैं या नहीं है, और हैं तो वो कितने प्रोपोर्शनेट में है, क्या है। तो मुझे लगता है कि दिस कैन बी अ टफर क्वेश्चन, यूपीएससी एक दो क्वेश्चन ऐसे डालते ही है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको एक आध दिन में फाइनल विद एक्सप्लेनेशन हम आपको दे देंगे। इनकेस आप अगर अपने आंसर्स चेक कर रहे हैं एग्जाम के बाद कि आपके कितने ठीक है और कितने गलत है, मैंने ऑलरेडी बताया कि पॉलिटी, इको, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स में 50% से ज्यादा करंट अफेयर्स वो हैं जो डायरेक्टली हमारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में से हैं। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, टेलीग्राम पे हमने डाल रखे हैं, टेलीग्राम पे हमने डाल रखे हैं, उसके एक एक का स्क्रीनशॉट लेकर बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन आपको तो ऐसे हमने क्वेश्चंस भी बनाए थे, जब रोज न्यूज देते हैं तो उस न्यूज के 5 क्वेश्चंस देते हैं हम आपको, कि अगर दिन में हम आपको 9 न्यूज देते हैं तो 45 क्वेश्चंस हम देते हैं। पिछले एक साल में लगभग 7,000 से ज्यादा हमने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, और ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वेबसाइट पर अवेलेबल है। मैं आपको कम से कम 6-7 क्वेश्चंस ऐसे दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें एक तरफ दिखाऊंगा देखो ये हमने पूछा था, और एक तरफ दिखाऊंगा देखो ये यूपीएससी ने पूछा है। आप खुद ही अंतर लगाना कि आप अंतर महसूस नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट सारा हमने कवर किया हुआ है। तो करंट अफेयर, पॉलिटी, इको, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट साइंस, इनको सब जोड़ दो तो बच्चों 60 से भी ज्यादा नंबर हमारे मटेरियल से निकल के आएंगे। पास होने के लिए जितना कट ऑफ चाहिए उससे काफी ज्यादा हमारा पढ़ाया हुआ आया है। तो जो बच्चे फोकस्ड रहे हैं, टीचर्स की बात को, मेंटरशिप को माना है जिन्होंने, मुझे लगता है उनके जीवन का बहुत बड़ा दिन है। अगर आप डॉक्टर पे जाते हो तो डॉक्टर की बात अगर मानते हो तो डेफिनेटली बात है आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कुछ बच्चों को अगर लगता है कि वो नहीं कर पाई इस एग्जाम में, तो आकर के आप समझने का प्रयास करें, भविष्य की रणनीति बनाएं, एक स्ट्रेटेजी बनाएं, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और कहां पर आपको मदद की जरूरत है। मुझे लगता है आज इस वीडियो में हम यहीं अपनी डिस्कशन को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच। और अपने व्यूज या फिर अपने आंसर्स या कोई भी कंसर्न हो तो आप जो है कमेंट्स में डाल सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपको अगर मुझसे कांटेक्ट करना है तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट मिलना आना चाहें तो मिलने भी आ सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन।